हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे विजन है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारा अक्टूबर मंथ का चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन की कल आपको 2 लेसन मिल चुकी थी। ये डिवाइड हो चुका था एक्चुअली सेंट्रल एशियन, जो यहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग हमने देखा था, और फिर बाद में इंडिया एंड क्वाड देखा था। तो ये 2 अलग अलग आर्टिकल थी, 2 अलग अलग लेसन था। तो इसलिए आई होप कि आपने दोनों देख लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड देन हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। और उसके बाद थोड़ी सी ये थोड़ा लेंदी आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। इससे आपने देखा होगा कि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। और जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अर्मीनिया अजरबाइन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी देखेंगे अगर टाइम रहा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे, फिर क्विज भी देखेंगे। तो आज के लिए आपके पास यहाँ पे मेंस की क्वेश्चन है। सी लेवल राइज जो हो रहा है, एक वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंसेज है क्लाइमेट चेंज का, तो इसको आपको एनालाइज करना है। इट मीन्स कि कई बार हमने इन्वायरमेंट में, तो बहुत बार हम लोग सी लेवल राइज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करनी है, बताना है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो यहाँ पे सी लेवल राइज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, आपको सही तरीके से लिखना है और उसको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखनी है। 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। फर्दर जिनको भी ज्वाइन करना है, जो चाहते हैं कि आपके आंसर को यहाँ पे एवेल्यूएट किया जाए, आपके आंसर को यहाँ पे बताया जाए कि आपके आंसर को किस तरीके से इन्हांस करना है, और प्रॉपर तरीके से आपको ये जानना हो कि आउट ऑफ 10 आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, आपको कितना मार्क्स यहाँ पे मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप लोग हम लोग को मेल कर सकते हैं। इस मेल में फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कैसे आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। फाइन। आइए आज के लिए हम लोग जो कल हमने क्वेश्चन देखा था उसके आंसर देख लेते हैं। आपको बताना है कि सीवीसी यहाँ पे किस तरीके की बॉडी है, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी करप्शन है उसको प्रिवेंट करता है। सो इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि एक कानून के द्वारा बनाया गया है। ग्लोबल प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस थे, आइए देख लेंगे एक एक करके। बार्क जो है यहाँ पे, इसके द्वारा वीकली टीआरपी रिजल्ट्स हर एक थर्सडे को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि जितने भी टीवी चैनल्स और टीवी प्रोग्राम्स है उनको रैंक किया जाता है। बैरोमीटर है जिसको कि यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, बार के द्वारा बैरोमीटर इंस्टॉल किया जाता है, और अब तक 45,000 घर में ही इसको इंस्टॉल किया गया है, जहाँ से ये पता चलता है कि कौन से टीवी चैनल, कौन से टीवी प्रोग्राम्स को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और देखते हैं। ग्लोबल रीज़न, अगर ग्लोबल प्रोटेस्ट की अगर कुछ रीज़न देखें, सबसे पहला करप्शन है। करप्शन के कारण लोग परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि इस तरीके की करप्शन ना हो, क्योंकि करप्शन सिर्फ एक लोगों को ही अफेक्ट नहीं करता है। करप्शन एक ऐसा, भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ हर एक लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम पहुँच जाता है। तो जब करप्शन से लोग परेशान हो जाते हैं किसी कंट्री में, तो वो एक ग्लोबल प्रोटेस्ट का रूप ले सकता है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है किसी किसी कंट्री में, बेसिकली आप देखोगे कि इंडिया में भी और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ के कारण प्रोटेस्ट होते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। भ्रष्ट अगर नेता अगर आ गए, जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाए, तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो ये इस तरीके का प्रोटेस्ट तो होगा ही। और सिविल सोसाइटी की भी जो बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके कारण भी होता है। तो ये सारे कुछ एक रीज़न है। डिटेल में आप लोग लेसन ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं समझाने बैठूँ एक एक तो फिर हो गए 40 मिनट का लेसन, है कि नहीं। चलिए आज के लिए बस इतनी। क्वेश्चन अभी मैं नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि 2 ही ग्रुप हमने डिस्कस किया है, एक तो क्वाड है और एक सेंट्रल एशिया डायलॉग था। तो नेक्स्ट कल जब मैं लेसन लूँगी, तो वहाँ पे आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़, आप लोग को पता है कि हर एक साल नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। वैसे हम लोग साइंस एंड टेक में देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में जो दिया जाता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में होगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि शांति फैलाने के लिए जिस तरीके का, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी अगर यहाँ पे इंडिविजुअल भी अगर काम करते, तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। इस बार यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि भूखमरी को इन्होंने कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाया। कंडीशन बेटर करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि वॉर वगैरह हो जाता है, और ऐसे आप ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन देखोगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दो गुटों में, दो लोगों में, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन में, दो कंट्रीज़ में अगर झड़प हो जाती है, तो वहाँ के लोगों में सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो खाने को लेकर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रेड अफेक्ट हो जाता है, व्यापार अफेक्ट हो जाता है, सप्लाई एंड चेन, डिमांड का जो चेन है वो ब्रेक हो जाता है। तो जब भी कहीं पे भी झड़प होता है, और तो उस समय क्या होता है कि
खाने की प्रॉब्लम आ जाती है और लोग जो है ना भूख के कारण वो मरने लगते हैं। तो इस तरीके का जो भूख है ये सबसे बड़ा एक आप देखोगे कि वेपन ऑफ वॉर कहा जाता है और कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जस्ट वैसे ही जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते रह रहे हो, लेकिन जब आपको भूख लग जाती होगी तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। या तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते होगे, आपका दिमाग समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, आप लेथार्जी फील करोगे। अगर भूखे हो तो मन नहीं करेगा, मूड ही सबसे पहले ख़राब हो जाएगा, खाने पे ही ध्यान रहेगा, अच्छी अच्छी डिशेज़ याद आते रहेंगे, है कि नहीं। तो भूखे पेट कभी पढ़ाई नहीं होता, भूखे पेट पढ़ाई क्या कुछ भी नहीं होता है। और आपका मन भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा। कुछ कुछ लोग को तो भूख के कारण ही गुस्सा आने लगता है, वो भूख तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। आप लोग में से कितने लोग हैं जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वही चीज़ें हैं, भूख किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन किसी किसी में कंट्रोलिंग पावर होती है, दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही चीज़ है, अगर भूख है तो लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा है तो वही कहीं ना कहीं युद्ध का एक कारण बन जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। 1901 से ये आप देखोगे कि इस तरीके का हर एक साल एनुअली ये अवार्ड किया जा रहा है, लेकिन कुछ सम एक्सेप्शंस के कारण। और ये उनको दिया जाता है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, कंट्रीज़ में जो है फ्रेटर्निटी फैलाने का काम करते हैं, भाईचारा फैलाने का और शांति फैलाने का काम करते हैं। और जो यहाँ पे आप देखो कि जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन सब में जो है शांति फैलाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को जो है सेटलमेंट तो नहीं करते, लेकिन बस एक आप सोचिए कि पीस प्राइज़ है, यानी कि जो लोग यहाँ पे शांति फैला रहे हैं उनको इस तरीके का प्राइज़ देकर उनको ये बताया जाता है कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके का शांति फैलाया, ठीक है। जो रेसिपिएंट होते हैं उनको यहाँ पे नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो ये एक 5 मेंबर कमेटी होते हैं जिनको यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो नॉर्वे है जिनके द्वारा ये जो है आपका नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन बाकी जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ना वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मे बी ये आपसे पूछा जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज़ तो ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस कोई और एग्जाम दोगे तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, या फिर मेडिसिन में किसको दिया गया, केमिस्ट्री में किसको दिया गया, इस तरीके का क्वेश्चन अराइज हो जाता है। बट यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि कौन कंट्री यहाँ पे देते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और बाकी जितने भी नोबेल प्राइज़ होते हैं वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इनके अचीवमेंट के बारे में कि इनको क्यों यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। वर्ल्ड अगर फूड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1961 में हुई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन का प्राइमरी एजेंसी है। तो अब आप समझ सकते हो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल गोल यहाँ पे सेकंड है, सस्टेनेबल गोल टोटल 17 है, जिसमें से कि फर्स्ट है यहाँ पे कि पॉवर्टी रिड्यूस करना है, सेकंड है यहाँ पे कि हंगर को कम करना है, हंगर यहाँ पे ख़त्म करना है। तो जो गोल नंबर 2 है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और यहाँ पे जो टारगेट है कि गोल 2 को यहाँ पे अचीव करना है वो 2030 तक का टारगेट रखा गया। वैसे टोटल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट है 2030 तक का यहाँ पे अचीव करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि गोल 2 यहाँ पे आपका अचीव करने के लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर आती है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कहा जा रहा है, जो कि भूखमरी को यहाँ पे रोकने का काम करते हैं, फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी वगैरह में, साथ ही साथ वो कम्युनिटीज़ जहाँ पे न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। और इनकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इटली के रोम में है। हर एक साल आप देखोगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है मोर देन 15 बिलियन राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन एन एवरेज कॉस्ट आप देखोगे तो पर राशन जो है वो $0.61 का है। और 2/3 जो है इनका है ना वो यहाँ पे काम करता है कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। जैसे अभी हम लोग आगे जो है अज़रबैजान अर्मीनिया वाली जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया देखेंगे तो वहाँ पे भी जब भी आप झड़प देखोगे तो वहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सीरिया वगैरह में आप देखो ना ISI का अटैक होता है, वो वैसे भी उस सारे कंट्रीज़ में जो है वेस्ट एशिया कंट्रीज़ में आप देखो एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी भूख की प्रॉब्लम होती है, लोगों को यहाँ पे जो है खाने वगैरह को एक्वायर करने में मुश्किल होता है। और साथ ही आप देखोगे कि जहाँ पे पीपल्स 3 टाइम्स मोर लाइकली टू बी अंडर नरिश्ड देन अदर कंट्रीज़, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये जो है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पे काम करते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना कि 15 बिलियन राशन ये प्रोवाइड करते हैं। ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना होता है तो $0.61 होता है। और साथ ही साथ आप देखो कि 2/3 जो इनका काम है वो है कॉन्फ्लिक्ट एरिया, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में, जहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा जो लोग हैं ना वो यहाँ पे अंडर नरिश्ड है, यानी कि ऐसा खाना भी खा रहे हैं जिनसे कि उनकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उन सारे लोगों को भी यहाँ पे राशन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं राशन जो कॉस्ट आप देख रहे हो $0.61 में है। तो आज के डेट में $1 कितनी रुपीज़ के बराबर है तो 74 रुपीज़ समथिंग है, आई थिंक 74
$74.61 है, रुपीज़ है, ठीक है। तो $1 आप देखोगे 74 रुपये में है, चलिए 75 रख लेते हैं, 75 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपका आधा कहा जा रहा है, आधा से भी थोड़ा ज़्यादा कहा जा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हो कि 40 रुपया पर प्लेट जो है यहाँ पे पर राशन जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, 15 बिलियन राशन, ठीक है। 15 बिलियन राशन जो है एक इंसान को कितने रुपीज़ में मिल रहा है, तो 40 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 2019 में अगर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पे 100 मिलियन पीपल्स को असिस्ट किया गया, यानी कि आप देख सकते हो कि 100 मिलियन पीपल्स को यहाँ पे 88 कंट्री में असिस्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी और हंगर की स्थिति से गुजर रहे थे, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है और भूखमरी से जो गुजर रहे थे, वैसे वैसे लोगों को यहाँ पे जो है हेल्प किया गया। साथ ही साथ इनको मल्टीलैटरल जो कॉपरेशन है उसमें भी बहुत अच्छा खासा ये रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि लोग अगर भूखे हैं और जैसे ऐसी कंट्री जहाँ पे भूख को ही एज ए वेपन ऑफ वॉर कहा जाता है, जैसे कि लोग अगर लार्ज तादाद पे भूखे हैं ना, तो फिर तो वो ना कुछ काम करेंगे, ना ही वो किसी का भी जो है वो बात सुनेंगे, वो सिर्फ लड़ाई वगैरह में ही इंक्लूड होंगे। तो वैसी जगह पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हंगर मैप बनाया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक हंगर मैप बनाया गया है। मैप कहने का मतलब आप लोग तो समझ ही रहे हो, मानचित्र होता है, जैसे कि आप लोग इंडिया वर्ल्ड मैप पढ़ते हो, लेकिन उसमें एक आप लोग समझ सकते हो कि एक हंगर मैप है। कहने का मतलब है कि वो सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे मेनली डिनोट किया गया है जहाँ पे हंगर बहुत ज़्यादा है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से इन सारे कंट्रीज़ में अपनी हेल्प को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये तो इनका काम रहा, लेकिन इनकी अचीवमेंट भी रही। लेकिन अब इंडिया के साथ भी देख लेते हैं कि क्या इंडिया से इनका क्या लिंक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिया में भी ये काम कर रहे हैं, वो भी 1963 से, तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मेनली वो यहाँ पे जो टारगेटेड हमारे यहाँ जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, कहने का मतलब है कि पब्लिक को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक वैसा सिस्टम बनाया गया है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी आप लोग डिमोनेटाइजेशन नहीं, अभी आप लोग जैसे कोरोना के टाइम में पैंडेमिक हुआ था, तो इस समय आपने देखा था कि काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे भूख के कारण मर रहे थे, काफ़ी लोगों को खाने नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमारा मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ इंगेज्ड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंगेज्ड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब वैसे वैसे लोगों की जो है यहाँ पे काम बंद हो गई थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी यहाँ पे लॉकडाउन के कारण, तो उन लोगों को यहाँ पे सरकार जो है पीडीएस के थ्रू एक सस्ते दाम में उनको राशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ ये पीडीएस यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ पॉलिसी इनपुट, साथ ही साथ एडवोकेसी, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोगों को यहाँ पे भोजन मिल सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इनके द्वारा कुछ यूनिक इनिशिएटिव भी लाया गया, जैसे कि ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है, अन्न पूर्ति है कि ऑटोमेटिक जो है आपको यहाँ पे ग्रेन मिलेगा। मोबाइल स्टोरेज यूनिट है, वो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। तो राइस फोर्टिफिकेशन, जो कि आपको पता है कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि कोई भी स्कीम आता है ना, तो उसको किसी किसी जगह पे जो है टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने में सहूलियत है कि नहीं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तब इसको पूरे पैन इंडिया में, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ना 2-3 बुक आप हिस्ट्री की लेके बैठ जाते हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की कोई भी बुक, जैसे तमिलनाडु की बुक पढ़ लिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, आपके ऑप्शनल में भी हेल्प मिला, तो आप क्या करोगे, इसको रिकमेंड करोगे, हर किसी को रिकमेंड करोगे। अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर ली, बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तुरंत जो है रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सारे लोग फिर उसको फॉलो करते हैं, सारे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसी बुक को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट होता है कि पहले छोटे जगह पे, जैसे कि आप देखो ये जो लाया गया था प्रोग्राम मिड डे मील में, यहाँ पे जो है ना राइस फोर्टिफिकेशन को यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया गया, कहाँ पे, तो वाराणसी में। तो वाराणसी में ये पायलट प्रोजेक्ट में ही लाया गया। अब राइस फोर्टिफिकेशन का कहने का क्या मतलब है कि राइस फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे +F लोगो होगा, जो भी आप राइस की जो आप लोग खरीदते हो ना बल्क में, 5 kg 10 kg 25 kg इस तरीके से जो खरीदते हो, तो उसमें आपका +F होगा। +F कहने का मतलब है कि राइस फोर्टिफिकेशन, यानी कि जो चावल आप खाते हो उसके थ्रू आपके बॉडी में वाइटामिन्स और मिनरल्स जो ज़रूरत है वो आपको मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एडिशनल यहाँ पे आपका ऐड किया जाएगा, फोर्टिफाई किया जाएगा, यानी कि राइस में एडिशनल वाइटामिन्स और मिनरल्स आपका ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिड डे मील क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि स्कूल में ये मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जो कि एक समय का दोपहर का खाना उनको दिया जाता है। तो मिड डे मील में जो है एक राइस फोर्टिफिकेशन होना चाहिए कि जो बच्चे अगर चावल खा रहे हैं तो चावल खा ही रहे, अगर चावल दाल भी खा रहे हैं ना, तो उनके अंदर सारी वाइटामिन्स मिनरल्स जो हमारे बॉडी
बॉडी को, जो हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को ज़रूरत है, वो उन तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो हमारे कंट्री में जो बहुत बड़ी प्रोग्राम है, एक तो पीडीएस है और दूसरी मिड डे मील है। तो इन दोनों में इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाता है। अगर आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है। तो ये हमारे प्रोग्राम जो हमारे इंडिया में जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और साथ ही साथ मिड डे मील है, जो स्कूल में बच्चों लोग को फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब करंट जो कोविड पेंडेमिक था, यहाँ पे हम लोग साइन किए थे एमओयू, और वो भी किसके साथ, तो यूपी के साथ, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिससे कि एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट को हम लोग सेटअप कर सके, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे लोगों को एक सही तरीके से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहाँ पे फूड भी मिल पाएगा और उससे उनका जो जीवन है ना, वो बेटर तरीके से निर्वाह भी हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में ये कोविड-19 के जो कोविड पेंडेमिक था ना, इसमें यहाँ पे सहूलियत दिया गया यूपी वाले रीजन में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ और देख लेते हैं कि हंगर और कॉन्फ्लिक्ट कैसे लिंक है। तो ये तो बेसिकली आप लोग अपने ही हिसाब से समझ सकते हो कि भूख रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, चिड़चिड़ाया रहेगा मन आपका, इरिटेटिंग फील करोगे आप लोग, कि कोई भी आपसे प्यार से बात करने आएगा आप उसको उल्टा जो है ना बहुत ज़्यादा सुना दोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। वहीं अगर हम लोग नोबेल अवार्ड की बात करें तो ये एक की कनेक्शन ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हंगर और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से देखें, जिन्होंने 2018 में एक रेजोल्यूशन लिया था, ह्यूमन काइंड कैन नेवर एलिमिनेट हंगर विदाउट फर्स्ट इस्टेब्लिशिंग पीस। यानी कि शांति अगर जब तक हम लोग नहीं इस्टेब्लिश करेंगे तब तक हम लोग भूखमरी को नहीं बंद कर सकते, नहीं हटा सकते। बंद क्या करना है, कोई दरवाज़ा है क्या कि बंद कर देंगे मतलब कि हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सकते। भूखमरी को अगर आपको ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए शांति लाना होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ ही है। अगर आप खाते हो तो आपका दिमाग ऐसे ही शांत हो जाता है, अगर आप भूखे रहते हो तो आपका दिमाग जो है राक्षस बन जाता है। तो शांति लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है फूड इनसिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ये आपका असर पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वर्ल्ड वॉर 1 आपने पढ़ा है, सेकेंड पढ़ा है, विश्व युद्ध जो हमारे यहाँ हुआ था, उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी कितना ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं था, इतना बर्बादी हो चुका था हमारे यहाँ पे। तो लोग जो है ना अपने खाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो उपजाने लगे, और इसी से हमारे यहाँ जो है इतने लार्ज नंबर पे जो फार्मर्स है वो निकल कर आए, और आज के भी डेट में वो कुछ अच्छा खासा नहीं कर पा रहे। इसलिए मोस्टली जो हमारे यहाँ मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो आज के डेट में जो है फार्मिंग सेक्टर में इंगेज है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। और अगर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। फूड इनसिक्योरिटी से आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है। अगर खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तो उससे भी लोग जो है ना यहाँ पे लड़ेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन जो हंगर होता है ना वो वाइड स्प्रेड है। अगर आप देखोगे कि तो बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, जैसे अफगानिस्तान में तो है ही, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, येमेन, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। सूडान एक कंट्री थी, अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्री थी। 2011 में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और यहाँ पे आपका जो है सूडान एक अलग हो गया, साउथ सूडान एक अलग हो गया कंट्री, ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और ये यमन, आप लोग को पता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्शन होता है, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पे झड़प हमेशा चलते रहती है। तो यमन एक वेस्ट एशिया की कंट्री है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन जो हंगर है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले भी हम लोग इसके बारे में देख चुके थे। तो ये रही पूरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में एक आर्टिकल, जो कि बहुत ही शानदार आर्टिकल थी आई थिंक, और आप लोग को ये समझ में भी आया हो मेरे द्वारा। मैं जितनी भी यहाँ पे बातें आप लोग को समझाने की कोशिश की हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ में आया। नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, उस कमेंट का आंसर ज़रूर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों पढ़े हम लोग, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी, इनकी अचीवमेंट के बारे में देख लिए, इंडिया से कैसे लिंक है ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे वापस से री इलेक्ट हो चुका है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, डिस्पाइट अपोजिशन, यानी कि जितने भी एक्टिविस्ट ग्रुप थे उनके द्वारा इसको अपोज किया गया, रोका गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है री इलेक्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बातें हैं। पहले हम लोग यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें समझते हैं, आई मीन टू से कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में डिटेल यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन, अगर हम लोग ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन अगर लग चुका है यूएन, तो ये यूनाइटेड नेशन का ही बॉडी है, ये समझना है आपको, ठीक है।
इसको 2006 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और रिजोल्यूशन नंबर कितना है तो 60/251। ये आपको कुछ खास इसमें समझना नहीं है। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की दो बॉडी है मेनली, आप लोग देखोगे, एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सेकंड वन इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कि टोटल 15 मेंबर है, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये अलग काम करते हैं, लेकिन जनरल असेंबली का एक अलग काम होता है। तो जनरल असेंबली के द्वारा जो है काफ़ी रेजोल्यूशन लाया जाता है डिफरेंट सेक्टर में। तो ह्यूमन राइट्स सेक्टर में आप रेजोल्यूशन नंबर देखोगे तो इट इज़ 60/251 एंड व्हाट इट इंडिकेट्स द ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, तो जितनी भी रेजोल्यूशन है, पहले भी हमने काफ़ी रेजोल्यूशन को स्टडी किया है, तो जो भी रेजोल्यूशन होता है उसको आप लोग को समझना है कि एक्चुअली ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इतने जितने भी रेजोल्यूशन आपको यूनाइटेड नेशन बॉडी में देखने को मिलेगा ना, तो वो आपका जो लाया जाता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही लाया जाता है। फाइन, अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात करें तो पहले ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट था, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आपका लाया गया ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इस काउंसिल में 47 मेंबर स्टेट है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है इनके द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, और सिंपल मेजोरिटी के साथ। हर एक वर्ड पे गौर फरमाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेजोरिटी वोट के द्वारा, और एक सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे वोट किया जाता है ना, तो सीक्रेट किया जाता है। जैसे मैं अपना वोट अगर किसी को दे रही हूँ तो मैं उनको वोट दे दूँगी, मैं किसी से भी शेयर नहीं करूँगी, अपने पार्टी पॉलिटिक्स के साथ भी शेयर नहीं करूँगी। तो ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है सिंपल मेजोरिटी वोट से यहाँ पे लोगों को इलेक्ट करके लाया जाता है इस काउंसिल में। इस काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं, यानी कि टोटल टेन्योर भी याद रखना आपको 3 साल का होता है। और 1/3 जो मेंबर होते हैं ना वो हर एक साल रिन्यूड होते हैं। जैसे राज्यसभा में भी आप लोग देखते हो कि हर एक 2 साल में जो है कुछ मेंबर हमेशा अलविदा कहते हैं, यानी कि वो वहाँ से रिटायर होकर निकल जाते। उसी तरीके से यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे जो काउंसिल बनाया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल, यहाँ से 3 साल का तो टेन्योर है ही। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हो तो आप 3 साल के लिए जम जाओ, कुर्सी पकड़ लो। लेकिन उसके बाद अब इसके अलावा भी आप देखो कि 1/3 ऑफ द मेंबर जो है ना वो आपके हर एक साल निकलते जाते हैं। काउंसिल मेंबरशिप की बात करें तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, यानी कि पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें आपका जो है ना ये फिक्स्ड है। 13 जो है वो अफ्रीकन स्टेट होंगे, 13 जो है वो एशिया पैसिफिक स्टेट होंगे, 8 यहाँ पे लैटिन अमेरिकन होंगे, कैरेबियन स्टेट होंगे, 7 यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप होंगे, और अदर स्टेट जो कि यहाँ पे आपका इंक्लूड होगा 7 वेस्टर्न यूरोप में, 6 यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होंगे। ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो रशिया के अगल बगल जितने भी कंट्रीज़ है वो ईस्टर्न आते हैं, और वेस्टर्न है जिसमें कि आपका वहाँ पे इटली वगैरह, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और काउंसिल मेंबरशिप भी यहाँ पे याद रखना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं जितने भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मेंबर हैं वो एलिजिबल है कि वो यहाँ पे सीट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। 107 कंट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पे काउंसिल मेंबर अब तक जो है यहाँ पे सर्व किया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे 3 रेगुलर सेशन होता है पर ईयर। टोटल ये यहाँ पे एटलीस्ट 10 वीक्स का होना चाहिए, यानी कि जैसे पार्लियामेंट की 3 सेशन होती है ना आपका यहाँ पे बजट सेशन, मानसून सेशन और फिर विंटर सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन होता है। वैसे यहाँ पे भी जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 3 सेशन होते हैं, और टोटल आप देखोगे कि एटलीस्ट 10 वीक्स का तो इनका होना ही चाहिए मीटिंग। और एक स्पेशल सेशन भी ये बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों ही सेशन में काम हो। अगर ज़रूरत पड़े तो एक स्पेशल सेशन भी रहता है जिसमें कि कोई भी कंट्री में अगर अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कोई अगर गलत तरीके का सिचुएशन अराइज हो गया है, गलत इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर अराइज हो गया, थीमेटिक सिचुएशन अगर अराइज हो गया, तो यहाँ पे सेशन को भी बुलाया जा सकता है। इनके जो डिसीजन होते हैं, रिजोल्यूशन होता है और रिकमेंडेशन होता है, वो नॉट लीगली बाइंडिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये लीगली इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इस काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन दे दिया गया, कोई भी रिकमेंडेशन दे दिया गया, तो वो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनमें वो लागू होगा ही होगा। उस कंट्रीज़ को इनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी। ठीक है, नहीं मानेंगे तो उनको पेनाल्टी लगाया जाता है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, इनकी कोई भी डिसीजन, रिकमेंडेशन जो है वो फ्री रहता है। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो इट्स ओके, ये वाली बात है। और सब्सिडरी अगर आप देखते हो तो ये जनरल असेंबली का है, तो इनकी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे असेंबली के जो 193 मेंबर्स है उनको यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल्स का जो है इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स है क्या, ह्यूमन राइट्स मतलब क्या होता है।
जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आपके कुछ अधिकार हैं ना। मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाओ, अपने संविधान को भूल जाओ, लेकिन उसके अलावा भी तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें कुछ ना कुछ तो अधिकार है, तभी तो हम लोग इस धरती पे हैं। नहीं तो फिर तो फिर तो हमारे और जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। जानवर को कोई अधिकार आप लोग देखते हो रहता है? जानवर को हर एक कंट्री में जो है ना अलग तरीके का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसा कुछ मतलब कि कोई एनिमल है, जैसे कोई कैट है, कोई डॉग है, तो उनको डॉग होने का कोई अधिकार या फिर कैट होने का कोई अधिकार, ऐसा तो आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन हम इंसान हैं, तो इंसान होने का अधिकार आपके पास ज़रूर होगा। तो ये होता क्या है, सिंपली आप लोग समझो, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग जैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम लोग कोई भी स्टेट से ग्रांटेड नहीं है। ये यूनिवर्सल राइट है, ऐसा नहीं है कि ये कनाडा का राइट है, इंडिया का राइट है, रशिया का राइट है, नहीं, ये यूनिवर्सल राइट है। इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, सबको ये एक हक दिया गया है कि वो जो है किसी भी कंट्री से अगर आ रहे हैं, या फिर कोई भी सेक्स है उनका, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, या फिर कोई भी नेशनल एथनिक ओरिजिन, या फिर कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और कोई भी अदर स्टेटस है उनका, इन सब को छोड़ो, लेकिन बस एक आप ह्यूमन बीइंग हो, एग्जिस्ट कर रहे हो इस पृथ्वी में, इसलिए आपको यहाँ पे हक दिया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल भी हो सकता है, जैसे कि हमें जीने का अधिकार है कि नहीं? हम जी रहे हैं तो हमें जीने का अधिकार है। हमें कोई मारने आता है तो हम अपने खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में बहुत तरीके का काम करते हैं, या तो सामने वाला को ही मार के गिरा देते हैं या तो भाग जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे पास अधिकार है भाई, हम जीने का अधिकार है। कोई ऐसे कोई आके मार कैसे सकता है आपको, है कि नहीं? तो ये होता है। साथ ही साथ जो है ना, आप जैसे है कि मुझे खाने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, हमें अपने हेल्थ को ध्यान में रखने का अधिकार है, और हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बंधे रहो, कहीं भी जाने के लिए आपको घर से निकलने के लिए जो है हर जगह परमिशन लेना पड़े कि मैं आज घर से जा रही हूँ, अंकल जी मैं जाऊँ, आंटी जी मैं बाहर जाऊँ, तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। या फिर सरकार को फ़ोन लगाऊँ कि हाँ मोदी जी मैं बाहर निकलूँ आज, तो इस तरीके का तो नहीं है ना। आप एकदम फ्री हो, जब मन किया आप घर से बाहर निकल जाओ। अब आपके घर का क्या रूल्स रेगुलेशन है वो डिफरेंट है, वो यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है। साथ ही आप अगर दूसरे कंट्री जाना चाहो तो आप जा सकते हो, भले उसके लिए वीज़ा वगैरह की ज़रूरत है, तो दैट्स ऑल आर वो एक कहते हैं ना कि वो एक फॉर्मेलिटीज़ है, तो ठीक है, उसको साइड में रखिए। बट आपके पास लिबर्टी तो है ना, आपको जब मन करेगा आप कुछ भी खरीद के खा सकते हो, आपको जहाँ से भी मन करेगा आप जाकर पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी तरीके का तो बैरियर है नहीं। काम करने के लिए भी आपको कोई भी बैरियर नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब में लेसन दे रही हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे कोई बैरियर है नहीं, मैंने यूट्यूब में अपनी अकाउंट बनाई और पढ़ाना स्टार्ट कर दी, कुछ भी तो ऐसा नहीं था। बस उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं यूट्यूब के, जो कि अगर आप किसी भी इंसान के अंडर में काम करो, किसी भी ऑफिस में काम करो, तो उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। बट मेरी तो यहाँ पे लिबर्टी है ना, मैं आराम से आके पढ़ा सकती हूँ। मैं ही क्या, आप लोग में से जो भी पढ़ाना चाहते हो आप लोग आराम से यूट्यूब में पढ़ा सकते हो, किसी भी एक ऐप में आप लोग जाके पढ़ा सकते हो उनसे अगर सलाह मशवरा करके। तो ये क्या होता है कि एक तरीके का अधिकार है आपको, और इसीलिए अधिकार है क्योंकि आप इंसान हो। जानवरों को ऐसा अधिकार नहीं है, जानवरों को खाने का कहीं भी आप पढ़े हो कि जानवरों को खाने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, इस तरीके का नहीं है। आप इंसान हो इसलिए आपको अधिकार है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में अडॉप्ट किया गया था। ये फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे फंडामेंटल यानी कि ह्यूमन राइट के फंडामेंटल राइट्स क्या होना चाहिए, जिसको कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट भी है। ह्यूमन राइट के अलावा भी आपको सिविल और पॉलिटिकल राइट दिया गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट भी है, जो कि एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट यहाँ पे बनाता है। यानी कि एक ही तरीके का आपको राइट नहीं है, आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, कल्चर राइट है। आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने जो भी कल्चर को मानना चाहते हो मान सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको अधिकार है। अब ह्यूमन राइट की फीचर क्या है? ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी की फीचर है यूनिवर्सैलिटी, यानी कि हर कोई, यानी कि इस पृथ्वी में जो लोग रह रहे हैं ना, उन सब के पास यहाँ पे ह्यूमन राइट है। साथ ही इनएलिनिएबल, यानी कि यहाँ पे आपका ये लिया नहीं जा सकता, कोई भी आपका पढ़ने का अधिकार आपसे नहीं ले सकता है। आप देखते हो किसान का बच्चा हो या फिर अंबानी का बच्चा हो, सब पढ़ता है, सबको यहाँ पे अधिकार है पढ़ने का। लेकिन वही बात है कि किसी के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अब तो हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, जो कि और भी ज़्यादा एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए लाया गया है कि नहीं? आप लोग देख सकते हो कि बच्चे से 3 ईयर्स के बच्चे हैं, जब से प्री प्राइमरी में जाएंगे तब से उनका ख्याल रखा जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब ये एजुकेशन लाया जा रहा है। पॉलिसी में बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि ये सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपसे कोई भी एवे ही नहीं ले सकता है। राइट टू लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये देखो कि लिबर्टी रहेगा तो यानी कि आप मुझे आके चाकू भोंक के मार दोगे,
फिर तो मैं भी आपको जो है ना जहर दे के मार दूंगी अगर ये लिमिटेड नहीं रहा। लिमिटेड है ना, लिमिटेड कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। आप मुझे आकर ऐसे ही चाकू मार दोगे तो आपको जो है उसका पेनल्टी सज़ा तो भोगना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो राइट ऑफ लिबर्टी है ना वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। लिमिटेड नहीं होता तो समझ सकते हो, यू कैन इमेजिन कि क्या से क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए लिमिट करने के लिए क्या आया, कानून आया हमारे कंट्री में। साथ ही साथ आप देखो कि इंडिविजुअल और इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल हो, ये मतलब नहीं रहता कि आपके फादर इंडियन है कि नहीं, आपकी मदर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से, मतलब कि बस आप इस धरती में आए हो ना तो उसके लिए आपको ह्यूमन राइट्स दिया गया है। साथ ही साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किस कंट्री से आते हैं, क्या सेक्स है आपका, क्या आपका रिलीजन है, आप किस चीज़ों को मानते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि आप इंसान हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ की फैक्टर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन राइट काउंसिल का, क्यों ऐसा ह्यूमन राइट काउंसिल्स जो है वो एक आपका ब्रॉड लेवल पे बनाने का ज़रूरत पड़ा। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है ना, आप देखोगे इसको एक्सेस करने के लिए और इसकी जो रिकॉर्ड है, यानी कि सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो है हर एक 4 और हाफ एंड 4 ईयर्स में इसको यहाँ पे रखते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि आप देखो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप लोग इंडिया में हो, इंडिया के सिटीजन हो, फिर भी आपके राइट्स का वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में ये रिट्स यहाँ पे जारी करने का अधिकार है और आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। वहीं आप देखोगे तो आर्टिकल 226 है जिसमें कि आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है कि नहीं। तो ये चीज़ें रखी गई है हमारे कंट्री में भी, क्योंकि यहाँ पे आपको भी जो राइट्स दिया गया तो राइट का वॉयलेशन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे सारे लोगों का जो राइट का वॉयलेशन होता है उसका एक रिकॉर्ड जो है 4.5 साल में निकलता है और इसको देखा जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को कितना राइट्स दिया जा रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों का कितना राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को यहाँ पे अपॉइंट करना, जिसे हम लोग स्पेशल प्रोसीजर भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि ह्यूमन राइट का जो वॉयलेशन हो रहा है किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ में, तो उसको यहाँ पे रिव्यू करना और एग्जामिन करना, फर्दर यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमन राइट इश्यूज़ को भी देखना। और साथ ही साथ क्या क्या कंप्लेन निकल कर आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ह्यूमन राइट जिनका यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है तो वो विक्टिम्स हो गए, तो उनका क्या यहाँ पे कंप्लेन है उसको यहाँ पे देखना, उस पर काम करना। साथ ही ह्यूमन राइट एजुकेशन को और लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट करना, यानी कि पढ़ने और सीखने का जो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। अगर आप लोग अच्छे खासे तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तभी आप लोग चीज़ों को समझोगे, तभी आप लोग एक जागरूक इंसान कहला पाओगे। नहीं पढ़ोगे तो आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं समझोगे। जो पढ़े लिखे आज के डेट में कोविड-19 का क्या है सीन वो समझ रहे हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, वो मास्क पहनते हैं, वो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है फॉलो करते हैं, घर पे रहते हैं, भीड़ भड़ाका वाले लाइफ में नहीं, मतलब कि जगहों पे नहीं जाते, अपने लाइफ को और अपने परिवार के लाइफ को सेव करके चलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं ना, आज के डेट में आप उनके मुंह से सुनोगे कोरोना कहाँ है, कोरोना तो चल गया। सिंपली कहते हैं। मैं मार्केट जाती हूँ तो यहाँ के शॉप में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे आप लोग बिना मास्क के इंटर नहीं कर सकते, नहीं तो दुकान वाले बाहर ही निकाल देते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलिटरेट है, अगर वो आ जाते हैं तो वो सीधे कहेंगे कि कोरोना तो अब चल गया, कोरोना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी अपने अगल बगल महसूस किए होंगे। बट द थिंग इज़ कि आप यहाँ पे पढ़े लिखे हो, आप समझ पा रहे हो कि वायरस क्या होता है और ये कब तक जो है ऐसे ही रहेगा, कब तक ये टैकल नहीं होने वाला, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक इसका कोई भी इलाज नहीं है कि नहीं। तो वही चीज़ें हैं कि पढ़ना और यहाँ पे सीखना, इस चीज़ को ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यहाँ पे प्रमोट करते हैं। साथ ही एक फोरम है डायलॉग का, जिसमें कि सारे इश्यूज़ यहाँ पे ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ है उनको यहाँ पे देखा जाता है और एक रिकमेंडेशन भी दिया जाता है टाइम टू टाइम कि कैसे यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ यानी कि कानून को डेवलप करना है यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन राइट को देखते हुए। और साथ ही फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ह्यूमन राइट का, जो भी इस यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ है उनको देखते हुए। लेकिन फिर भी इशू निकल कर आ रहा है। हम लोग हमेशा जो है इसके इशू के बारे में बात करते हैं, कुछ समय से इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला है कि मेंबरशिप क्राइटेरिया। कैंडिडेट जो यहाँ पे सबमिट करते हैं वो हाईएस्ट स्टैंड, जो कैंडिडेट यहाँ पे जो कमिट करते हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट होता है। और स्टेट को भी यहाँ पे जो है जितने भी नॉमिनी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है ना, उसको यहाँ पे देखना चाहिए जब भी ये वायलेट होता है। यानी कि ये दोनों रूल्स जो आप देखोगे बेसिकली इन्फोर्सिबल है। अनइन्फोर्सिबल है। अनइन्फोर्सिबल कहने का मतलब होता है, इन्फोर्सिबल क्या है, जैसे कि हमारे संविधान में आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स है एक जगह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यानी कि अगर आपको कुछ अधिकार दिया गया है तो आपको ड्यूटी भी दिया गया है कि बैठे बैठे आपको खाली हक का जो है वो मतलब कि फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको कुछ काम भी करना है, आपका कुछ कर्तव्य भी है अगर आप हमारे देश में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो। तो फंडामेंटल राइट क्या है? इन्फोर्सिबल है।
कहने का मतलब है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आपको ये अधिकार है कि आप दौड़ के कोर्ट चले जाओ। अब आपके बगल में अगर हाई कोर्ट है तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, है कि नहीं? तुरंत जा सकते हो किसी का बिना सुने हुए। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हनन हुआ, आप अगर अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो ये इट मीन्स कि आपके अगेंस्ट में जो है, चलिए वो तो लीगल एक्शन लिया ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है ना दौड़ के चले जाओ। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से बेटर है कि डीपीएसपी समझो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसमें आपका वायलेशन हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप दौड़ के जो है हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ये अनइन्फोर्सेबल है, यानी कि आप यहाँ पे कोर्ट की मदद नहीं ले सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो कोर्ट की मदद यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे देखा जाएगा, उस चीज़ को रोकने का कोशिश किया जाएगा। डिफरेंट व्यू आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन राइट के ऊपर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि ये सिर्फ एलिजिबल है ह्यूमन राइट को लेने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि यहाँ पे लोकतांत्रिक है, यानी कि लोग जो है ना अपने सरकार को खुद ही चुनकर वोट देकर वो जो है गद्दी पे बैठाते हैं। फिर जो सरकार होते हैं वो यहाँ पे लोगों के नौकर होते हैं। बात अलग है कि हम लोग को वो नौकर बना देते, हम लोग को काम कराते, लेकिन एक्चुअली वो हम लोग के नौकर है, हम लोग के लिए उनको काम करना होता है। तो ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, बट प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशंस को ही एलिजिबल मानते हैं। सेकंड, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जोग्राफिकल कोटा सिस्टम है यहाँ पे। बहुत टाइम आप देखोगे कि कंट्रीज़ जो है ना वो अनअपोज्ड होते हैं, यानी कि रीजनल ग्रुप जो भी यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो नॉमिनेटेड हैं, जिनको यहाँ पे काउंसिल वैकेंसीज फिल करना होता है, तो बहुत बार जो है यहाँ पे आपको अनअपोज देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस होता है, गारंटी होता है, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर को यहाँ पे इलेक्शन करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। यानी कि आप लोग देखो कि जो कोटा सिस्टम भी होता है, कोटा सिस्टम इन द सेंस की रिजर्वेशन, जैसे कि यहाँ पे तो आप लोग देखते हो कि इस ह्यूमन राइट काउंसिल में आपका हर एक कंट्री का डिफाइंड है, कंट्री का नहीं कॉन्टिनेंट का डिफाइंड है कि इस कॉन्टिनेंट में से कितने मेंबर आएंगे, इसमें से कितने मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि लिमिटेड नंबर ऑफ ही चॉइस है कि इतने मेंबर ही रखना है। अगर ज़्यादा लोग वहाँ पे रिक्रूट होना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो एक कोटा सिस्टम भी है यहाँ पे जो कि बहुत बड़ा इशू कहा जा रहा है। टेंटेड डेमोक्रेसी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं उनका पुअर रिकॉर्ड है सिविल या पॉलिटिकल राइट्स में। तो प्रेस फ्रीडम, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है ना प्रेस को इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया है। अब इंडिया की बात अलग है कि यहाँ के प्रेस कुछ भी बोल के और कुछ भी लिख के चले जाते हैं, बट वहीं आप चाइना के देखो, नॉर्थ कोरिया के देखो, उनको तो कोई कहीं से भी फ्रीडम नहीं है कि वो सरकार के बारे में कुछ भी जो है गलत लिख सकते हैं, दूसरे दिन ही उनको शूट कर दिया जाएगा। तो प्रेस फ्रीडम नहीं दिया जाता है, तो सिविल और पॉलिटिकल राइट का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है कुछ कुछ कंट्री में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं उनका पुअर रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी उनको इलेक्ट होकर लाया जाता है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम में भी यहाँ पे कई बार कंसर्न देखने को मिलता है। कुछ जो काउंसिल ऑब्जर्वर है ना वो अपने कंसर्न यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि जो काउंसिल की क्लोज्ड बैलेट इलेक्शन है, यानी कि अभी मैं बताई ना कि मैं अगर जिसको भी इलेक्शन दूंगी तो किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने किसको वोट दिया, तो ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। तो कई बार इसमें भी कंसर्न देखने को मिलता है, लोग इससे भी राज़ी नहीं होते, इसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ करप्शन काइंड ऑफ जो है थिंग्स यहाँ पे आपका चलते आ रहा है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना वो यहाँ पे ओपन बैलेट को प्रपोज करते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन लोग किसको वोट दे रहे हैं, कितना लोग जो है वोट दे कर आ रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पे इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स आप देखोगे कि पॉलिटाइजेशन यहाँ पे किया जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल में। ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना वो अपने ही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड बॉडी है, जैसे कि प्रीडिसेसर्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है ना पॉलिटिसाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी पॉलिटिक्स आपकी इंटर कर गई तो आप लोग को पता है कि वहाँ पे सिर्फ आपका वाद विवाद ही चलेगा, वहाँ पे कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में जो है एक्चुअल बातें निकल कर नहीं आएगी। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर नहीं आते, वो प्रॉब्लम को महा प्रॉब्लम बना देते हैं। इज़राइल और अगर हम लोग ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ना वो बाइस्ड है, यानी कि वो इज़राइल के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है यहाँ के लोगों को। क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखो कि इज़राइल को एज अ कंट्री जो है रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता है। अभी तो मैक्सिमम जो है सिर्फ एक दो कंट्री ही इसको रिकॉग्नाइज़ करती है, मोस्ट ऑफ द कंट्री तो इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते कि इज़राइल भी कोई देश है। क्योंकि जिस तरीके से इज़राइल ने अपनी कंट्री बनाई है, पैलेस्तीन को काट काट के पैलेस्तीन को जो है एकदम से उनको
बिल्कुल ही साइड करके जो यहाँ पे इसराइल को अपने कंट्री जैसा स्थापित किया गया, तो बहुत सारे लोग इनको नहीं मानते। वैसे ह्यूमन राइट काउंसिल भी है जो कि ऐसा नहीं कहते हैं कि इसराइल के जो लोग हैं, इसराइल में जो रहने वाले लोग हैं, उनको ह्यूमन राइट काउंसिल्स जो है ना ह्यूमन राइट प्रोवाइड नहीं करते, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो समटाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये यूनिवर्सलाइजेशन है तो फिर यहाँ पे इसराइल के लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों, इतना ज़्यादा बाइस्ड क्यों है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखोगे कि 2018 में यूएस के द्वारा यहाँ से पुल्ड आउट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूएस जो है, जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके द्वारा बहुत सारी जगहों से जो है वो बाहर निकल गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर निकल गए। तो वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे भी वो बाहर निकल गए। तो उनका भी यहाँ पे यही कहना है कि ये एक पॉलिटिकल बाइस है और यहाँ पे ह्यूमन राइट का मजाक उड़ाया जाता है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिलर कहा जाता है यूनाइटेड नेशन का। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि काउंसिल की जो आउटकम्स है उसमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली नेशनल लेवल पे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शंस पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आइए यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इसके बारे में देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि ये मैंडेट किया जाता है कि यहाँ पे इंजॉयमेंट होना चाहिए, फुल रियलाइजेशन होना चाहिए, वो भी लोगों के द्वारा उनके राइट का, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के चार्टर में रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो उसको रोका जाता है और सारे ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट को यहाँ पे सिक्योर किया जाता है। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो यहाँ पे ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए है उसको प्रमोट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ऑफिस, ये जो ऑफिस है जिसमें कि एफर्ट्स लगाया जाता है कि कैसे ह्यूमन राइट अप्रोच को जो है इंटीग्रेट कर सके सारे काम जो कि यूनाइटेड नेशन के एजेंसी यहाँ पे करते हैं। तो ये भी चीज़ एफर्ट्स को भी यहाँ पे बेटर तरीके से और एफर्ट्स लगाना चाहिए जो कि बेटर तरीके से ये काम हो सके। ठीक है, तो हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अच्छी आर्टिकल थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें डिटेल्स में जितनी भी बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान फिर से री इलेक्ट होकर आया है इसके मेंबर जैसा। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देख ली, इसके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। ह्यूमन राइट्स क्या है, आई होप कि आप समझ पाओ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बीइंग ए ह्यूमन आप लोग समझ ही सकते हो। इश्यूज़ क्या क्या है, सबसे बड़ी बात यही है, मुद्दा समझने का कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इश्यूज़ यही है। इश्यूज़ क्या क्या है, तो मेंबरशिप की क्राइटेरिया, साथ ही साथ कोटा सिस्टम जो रखा गया है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की जाती है, सीक्रेट बैलेट जो सिस्टम है उसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं, पॉलिटाइजेशंस किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बाइस्ड नेचर कहा जा रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ है, देखते हैं कि इसको कब तक ओवरकम किया जाएगा, क्या यहाँ पे आगे बातें होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारी टाइम हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ था, इसमें बेका साइन हुआ है, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसके अलावा भी जो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि इससे पहले जो लेमुआ और GMOISIA है और कॉमकासा, ये सारे साइन हुए थे, तो उसके बारे में भी रिवाइज़ कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी बहुत ये भी लेंथी है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हर एक चीज़। तो अच्छे से कल स्टार्ट करते हैं और इसको एक फ्रेश माइंड के साथ हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कीजिए, जैसे कि आप लोग को अगर ये लेसन अच्छी लगती है, फ़ायदे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, करंट अफेयर्स पर पकड़ बन रही है, तो और भी बच्चों को इसी तरीके से फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन चल रही है, तो दोस्तों को भी यहाँ पे आपके फ़ायदा होना चाहिए, तो उस तरीके से हेल्प कीजिए। आप किसी को हेल्प करेंगे तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हर कोई देखिए, ऐसा ये एक पैटर्न है, चलते जाता है। आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, मैं तो हूँ ही, आप लोग का कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोई भी क्वेरीज है तो उसको मैं ज़रूर देखूँगी। आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।